तो आई वुड एडवाइज़ माई पेशेंट कि आप जो है इग्नोर करें, जिस हद तक इग्नोर कर सकते हैं, जो कि हाइपरटेंसिव होती हैं, प्रोन टू हाइपरटेंशन होती हैं। कुछ लोग कहते हैं बैगन नहीं खाना है, बैगन खाने से जो है वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। एंड वेलकम टू आवर चैनल किन्नस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हिना मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। आज हम प्रेगनेंसी के हवाले से बात करेंगे कि जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद बॉडी में जाहिर सी बात है कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। अब उसमें नॉर्मल चेंजेस क्या हैं और अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ महसूस होती है तो वो क्या है, जानते हैं डॉक्टर हिना से। पहले तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हिना, जिस तरह से मैंने कहा कि बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, जाहिर सी बात है बॉडी ग्रो तो कर रही होती है, लेकिन नॉर्मल चेंजेस कौन कौन सी होती हैं और किस स्टेज पे चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं? हाँ, बॉडी पे जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके सेकंड मंथ से ही जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, वो उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस की, बेबी की जो पेट के अंदर होता है उसको हम फीटस कहते हैं। उसकी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं और डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसकी। तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए। और बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है कुछ पेशेंट्स में, यूरिन उनको बार बार आ रहा होता है। तो उनको ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि इज़ इट फिज़ियोलॉजिकली वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी उनको ज़्यादा हो रही है या कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो ये जब वो बुकिंग विज़िट पे जाती हैं अपनी डॉक्टर के पास तो वो एक बेसिक टेस्ट करवाती हैं जिसमें जो कि यूरिन की डिटेल रिपोर्ट होती है उसमें कंफर्म हो जाता है। अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन होता है तो वहीं ट्रीट कर दिया जाता है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा होता है। दूसरा, ब्रेस्ट चेंजेस आ रहे होते हैं। उसमें यह है कि ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा होता है, टेंडरनेस होती है, थोड़ा सा जैसे टच करने पे सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर वो पेन होता है हाथ लगाने से। और जो निपल के अराउंड जो एरिया होता है डार्क कलर का, वो मज़ीद डार्क कलर का भी हो जाता है कभी। और उसमें कुछ वो पिंपल्स की तरह से होते हैं जिसको हम मोंटगोमरी जो भी हम कहते हैं उसको साइंटिफिक, उसमें वो थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाते हैं। निपल इटसेल्फ थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज़ में। ये सब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स हो रहा होता है और ये सब नॉर्मल चेंजेस होते हैं। तो इन चेंजेस के लिए डॉक्टर के पास रश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक बहुत ऐसा चेंज आ रहा होता है जो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है हमारी सोसाइटी में, वो होते हैं मूड स्विंग्स। क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। जैसे ही प्रेग्नेंट होती है औरत, उसके हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन होती है और उस फ्लक्चुएशन के बेस पे मूड जो है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा होता है। तो मूड चेंजेस जो होते हैं वो उनसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत ये होती है कि उनके जो घर वाले हैं, उनका पार्टनर है जो भी, और उनकी फैमिली जिनके साथ वो रहती हैं या जहाँ वो काम करती हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि वो थोड़ा सा उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें टुवर्ड्स हर, क्योंकि वो समटाइम्स उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें बहुत इनवॉलेंट्री होती हैं। समटाइम्स शी कैन नॉट कंट्रोल हर मूड्स और वो बहुत ज़्यादा कभी बहुत ही एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम डिप्रेशन, कभी वो टेयरफुलनेस के रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही होती है, यूफोरिक जिसको कहते हैं, बहुत खुश हो रही होती हैं। तो ये मूड स्विंग्स जो हैं वो हार्मोन्स के बेस पे हो रहे होते हैं। इट्स नॉट अंडर हर कंट्रोल। तो काफ़ी दफ़ा उनका मजाक उड़ाया जाता है और अगर वो परेशान हैं या डिप्रेस हैं तो उनको और ज़्यादा इस तरह से कहा जाता है तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो आई थिंक यू शुड बी सपोर्टिव टुवर्ड्स हर और यू शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स हर। सही। अच्छा, खाने पीने में कोई ऐसी एहतियात बताते हैं कि या कुछ फूड आप लोग बताते हैं कि ये आपको लेना ही है आराम में? फूड तो सारे अच्छे होते हैं, ऑल फूड्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। बस एक फ़िश होती है स्पेशली क्योंकि वो ओमेगा 3 में थोड़ी रिच होती हैं फ़िश, और कुछ ऐसी फ़िश होती हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा खाने से मना करते हैं, लेकिन सी फूड खा सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी जितनी सिकनेस हो रही होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उसमें पेशेंट जो है वो वैसे ही अवॉइड कर रही होती है, उसे सी फूड की स्मेल से ही वो बहुत ज़्यादा वो हो रही होती है, अवॉइड कर रही होती है।
होती है और वो नहीं खाना चाह रही होती, और लेकिन अगर कोई खाना चाहती हैं तो वो ज़रूर खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़िश की कंजम्पशन ना करें, विच माइट नॉट बी गुड फॉर हर। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बुरा ही होगा, लेकिन ये है कि माइट नॉट बी गुड फॉर हर। इसके अलावा और कोई ऐसा खाना नहीं है जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। वो फ्रूट्स खा सकती हैं। हाँ, वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से कि अवॉइड करें जो कि बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स हैं। अच्छा। फैटी फूड्स अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा आप तले हुए और स्पाइसी खाने नहीं खाएं, उससे प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी तबीयत पे बहुत ज़्यादा वो होगा, हार्ट बर्निंग होगी, एसिडिटी आपकी इंक्रीज़ होगी और आपको मज़ीद नौजिया और वॉमिटिंग होगा उससे। तो यू शुड आपको कम स्पाइसी खाना खाना चाहिए और होम कुक्ड खाएं तो वो बहुत अच्छी बात है। जंक फूड अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप जितनी अवॉइड कर सकती हैं करें, और यू शुड पुट मोर एम्फेसिस ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, इवन शेक्स, मिल्क शेक्स। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। सही। अच्छा, जैसे फ्रूट की आपने बात की तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पपीता जो है वो बिल्कुल नहीं खाना, कुछ लोग कहते हैं बैगन नहीं खाना है, बैगन खाने से जो है वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, और इसके अलावा भी कुछ फूड्स हैं जिनके हवाले से ये बात की जाती है। इन दो का तो मुझे कंफर्म पता है कि मैंने हर किसी को ये कहते हुए सुना है कि ये नहीं खाना है आपको। हाँ, पाइनएप्पल के बारे में भी कहते हैं, मना करते हैं कि पाइनएप्पल नहीं खाएं, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों मना करते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन इट। आप पपीता भी खा सकते हैं, आप पाइनएप्पल भी खा सकते हैं, आप बैंगन भी खा सकते हैं। बैंगन खाने से प्रेगनेंसी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर प्रेगनेंसी। बस ज़्यादा बैंगन खाने से वो ये होता है कि इट्स वेरी रिच इन आयरन, तो एक तरह से वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बैंगन खाने से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता है। तो अगर आपको हार्ट बर्न हो रहा है, आपको सूट नहीं कर रहा, तो फिर आप नहीं खाएं बैंगन। या कोई भी फूड ऐसा है जिससे आपको कोई फूड एलर्जी है, या किसी को जैसे ग्लूटेन एलर्जी होती है, या और किसी फूड से कोई एलर्जी है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ का आपको वो नहीं है, मना नहीं होता, आप हर चीज़ खा सकते हैं। यू कैन ईट ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स। पपाया का ये है कि जो स्टडीज़ की गई हैं, साइंटिफिक रिज़ल्ट्स हैं स्टडीज़ के, उसमें यह है कि जो रॉ पपाया होता है, मतलब कि जो कच्चा पपीता होता है, उसमें यह है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स या कुछ ऐसे केमिकल्स समझ लें वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शंस, जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कर सकते हैं, स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कच्चा पपीता तो कोई भी नहीं खाएगा। अगर खाएंगे तो वो रॉ फ्रूट नहीं खाएं आप, बिल्कुल पके हुए जो राइप फ्रूट्स होते हैं आप वो खाइए। और खाना आप जो भी खाएंगे आप सही से घर में फुली कुक्ड करके खाएं। रॉ गोश्त भी नहीं होना चाहिए आपका, प्रॉपर्ली पका हुआ होना चाहिए, चाहे वो सी फूड हो, चाहे वो मीट हो, कोई भी मीट हो या वेजिटेबल है या कोई भी है, उसको अच्छी तरह से धो के साफ़ करके पका के अगर आप खाएंगे तो आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर यू। सही। अच्छा, कुछ लोगों को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो ओवर द काउंटर जाके वो वॉमिटिंग की कोई भी मेडिसिन उठाते हैं और खा लेते हैं। वेल, सेल्फ मेडिकेशन अगेन इट्स अ वेरी हार्मफुल थिंग, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ज़्यादातर ये वॉमिटिंग और नौजिया जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा होता है। अगर आप इस तरह से ओवर द काउंटर मेडिसिन लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं होते और ऑन द प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन नहीं मिलती, तो आप कुछ भी ख़रीद के खा सकते हैं। और ऑब्वियसली जो आपका फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, फार्मासिस्ट है भी या नहीं है, आई डोंट नो, इज़ जस्ट मेडिकल स्टोर वाला, तो उसको कुछ आइडिया, उसे क्या पता कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवा खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते, ना आपको पता है ना उसे पता है। तो आई थिंक इट्स वेरी डेंजरस कि आप इस तरह से कोई भी मेडिसिन लेके खा लें। तो बेस्ट थिंग इज़ कि यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप जैसे ही प्रेग्नेंट हों या आपकी प्रेगनेंसी में का पता चले आपको, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ और आप अपना पूरा एग्जामिनेशन करवाएँ, अपने लैब्स करवाएँ, अपनी जो बेसिक मेडिसिन हैं जिसकी ज़रूरत होती है वो सब आप अपनी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएँ, और ऑन दैट प्रिस्क्रिप्शन अपनी डॉक्टर से पूछ के मशवरा करके वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑलवेज डेंजरस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो भी अर्ली प्रेगनेंसी में, इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा, कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि मुझे फ़ीवर बहुत हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, क्या करना चाहिए? अगर वाकई ही फ़ीवर हो रहा है तो सबसे पहले तो थर्मामीटर लगा के चेक करना चाहिए कि फ़ीवर है या नहीं है। तो एक तो ये होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेग्नेंट होती है एक औरत, तो उनका बेसल बॉडी टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है।
ठीक है, उसको मेजर करने के लिए अलग थर्मामीटर्स कह सकते हैं कि होते हैं, लेकिन यह है कि वो बेसल बॉडी टेम्परेचर सिर्फ 0.2 डिग्री से इंक्रीज़ होता है, तो वो कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो थोड़ी सी वो फीवरिश कंडीशन शायद फील होती हो, या फिर यह है कि प्रेग्नेंट जब एक औरत होती है तो वो वैसे ही सिक फील कर रही होती है, तो उसको ज़्यादा मूव करने को दिल नहीं करता, उसका कोई काम करने का दिल नहीं करता। देन प्लस शी इज़ ऑल्सो हैविंग दिस मूड स्विंग्स, तो उसकी वजह से भी उससे थोड़ा सा वो दिल करता है कि बस वो लेटी रहे, बैठी रहे, कोई काम नहीं करे, मूव अराउंड करने को। कुछ औरतों में ये होता है कि उनको बैक एक्स हो रहे होते हैं, किसी को पेट में दर्द हो रहा होता है, तो दे डोंट वांट टू वर्क, दे डोंट वांट टू मूव, तो वो अपनी एक्टिविटी को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करती हैं और उनका दिल नहीं कर रहा होता, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत बीमार हैं या उन्हें कुछ बुखार वाली फीलिंग हो रही है। ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें वाकई ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें फ़ीवर है तो उनको अपना टेम्परेचर देखना चाहिए थर्मामीटर से, और अगर वो वाकई फ़ीवर है तो फिर उनको जाना चाहिए, अपनी जो डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो अवेलेबल हैं, उनकी मैसेज करके या कॉल करके कर सकती हैं उनसे बात, तो वो कर लें। अगर नहीं है तो फिर वो फ़ौरन अपॉइंटमेंट लें और डॉक्टर के पास जाएं और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कराएं। सही। अच्छा, एक सवाल ये किया था कि वो प्रेग्नेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर उनका चल रहा है, और वो ये कहने लगी कि डॉक्टर ने एस्प्रिन सजेस्ट किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर दिया। वेल, एस्प्रिन तकरीबन काफ़ी सारी ऐसी प्रेगनेंसीज़ होती हैं जिसमें फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट करवा देते हैं, यूजुअली 16 वीक्स से स्टार्ट करवाते हैं। एस्प्रिन ज़्यादातर उन पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि हाइपरटेंसिव होती हैं, प्रोन टू हाइपरटेंशन होती हैं, और जिनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की पहले इश्यूज़ हो चुके होते हैं, या प्रीवियस अबॉर्शंस हो चुके होते हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होती हैं, या वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हाइपरटेंशन होता है जिनके अंदर, तो उनमें एस्प्रिन ज़रूर दी जाती है। और वैसे भी अगर हेल्दी प्रेगनेंसी में एस्प्रिन दी जाए तो इट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल, तो वो देनी चाहिए। उससे ये कि ब्लड प्रेशर आपका प्रिवेंट हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से, उसमें इट्स लाइक अ प्रिवेंशन। वो कोई क्योर नहीं होता कि आपके ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है तो वो आप सिर्फ एस्प्रिन से कंट्रोल करेंगी, या ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फिर आप अपनी मेडिसिन जो भी हैं, जो आपको डॉक्टर आपकी बताती है आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपको वो सब लेनी होती हैं। एस्प्रिन इज़ जस्ट अ प्रिवेंशन टू कंट्रोल योर हाई ब्लड प्रेशर्स। अच्छा डॉक्टर हिना, ये बताइएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की तो आप हमेशा ही बता रही होती हैं कि जी प्रेगनेंसी में इंसान को मूड अच्छा रखना चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे पे भी उस चीज़ का असर हो रहा होता है, अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने भी सुनी हुई हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़ का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेसफुल, 24 घंटे जो है वो चलते फिरते उठते बैठते लड़ाई झगड़े का एक माहौल होता है। या अगर औरत की तबीयत सही नहीं कर रही है वाकई में, वो लेटी हुई हो कि हाँ तो इसका तो काम ही है, तुम बहाने नहीं करो, हमने भी 100 बच्चे पैदा किए, तो इस तरह की गुफ्तगू होती है। तो मुझे बताइएगा कि अगर वो बंदी जो प्रेग्नेंट है वो इतना स्ट्रेस लेगी तो क्या बच्चे पे उस चीज़ का असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर कौन सा मंथ ऐसा होता है जो बड़ा ही डेंजरस होता है? मैं पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी में वैसे ही मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो जो प्रेग्नेंट खातून होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसका कसूर भी नहीं होता। इफ़ शी इज़ फीलिंग डाउन, इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग गुड, या फिर वो जो भी उनको कुछ डिप्रेशन के एपिसोड्स हो रहे हैं, या शी इज़ फीलिंग लो, तो वो इट्स नॉट इन हर हैंड्स। इंस्टेड कि आप थोड़े से सपोर्टिव हों और अंडरस्टैंडिंग हो और आप उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दें उनके साथ, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड और ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ घरों में यही माहौल होता है, तो अब उनके घरों का माहौल तो हम चेंज कर नहीं सकते जाके, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको काउंसल कर सकते हैं, और काउंसलिंग का भी यूजुअली इस टाइप के लोगों पे असर होता नहीं है। तो आई वुड एडवाइज़ माय पेशेंट कि आप जो है इग्नोर करें, जिस हद तक इग्नोर कर सकती हैं, बल्कि आप टोटली इग्नोर करें ऐसे हालात को, और आप सिर्फ फोकस करें अपनी प्रेगनेंसी पे और अपने बच्चे पे, जिसको जो बोलना है वो बोलता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा फोकस अपने ऊपर करें और बस अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, मुझे एक चीज़ जहन में आई, काफ़ी घरों में ये कहा जाता है बेटा ही चाहिए, पहला तो बेटा ही होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि ये जो जेंडर पता कर लेते हैं, क्या ये पता करना चाहिए, और अगर करना है तो किस स्टेज में? देखें, ये सबसे पहले तो वो गलत होता है, जेंडर पता करना नहीं चाहिए। या कुछ ऐसे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं जिनको फैमिलीज़ का पता होता है कि भाई इनको अगर हम बता देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, या कुछ लोग इसलिए पता करते हैं कि भाई बेटी है या बेटा है ताकि वो शॉपिंग कर सकें उस हिसाब से, तो दैट्स उस हद तक तो सही है कि पता कर सकते हैं, वो भी थोड़ा लेट प्रेगनेंसी में जाके, जब
बिल्कुल शॉपिंग का टाइम करीब आ जाता है उस वक्त पता करें। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कि अगर उनको पता चलता है कि फ़ीमेल चाइल्ड है तो वो अबॉर्शन की तरफ जाती हैं और वो अबॉर्ट करने के उस पे जाती हैं, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो पहली बात तो मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि जेंडर बताना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी अ सरप्राइज़, इट शुड बी अ सरप्राइज़, चाहे वो कोई भी प्रेगनेंसी हो, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। असल बात ये होती है कि आप हेल्दी रहें, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, आपका लेबर स्मूथली गुजरे और आपका बेबी जो है वो हेल्दी हो और आगे जाके हेल्दी रहे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बेटी है या बेटा है, लेकिन कुछ लोगों को अगर फ़र्क पड़ता है और जो फीमेल प्रेग्नेंट है उनको बोलने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस बात का। ना उसके हाथ में है, ना वो कुछ कर सकती है, ना आपके अपने जो उनके हस्बैंड है उनके हाथ में है, ना वो कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली वो उनकी तरफ से होता है, साइंटिफिकली मेल की तरफ से ही होता है जेंडर, जो भी जेंडर होता है बेबी का, लेकिन यह है कि हाथ में उनके भी नहीं होता, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हाथ में सिर्फ अल्लाह के है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेटा चाहिए तो फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें, इसके अलावा तो और आपके पास कोई वो नहीं हो। उनको जो प्रेग्नेंट है उनको बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, या मालूम करवाने का फ़ायदा मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। लेकिन अगर कोई सही फैमिली है जो आपको लगती है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी कोई ऐसी पेशेंट्स हैं जिनकी पूरी फैमिलीज़ को मैं जानती हूँ और मुझे पता है कि कोई गलत काम नहीं करेंगे, दे जस्ट डूइंग इट, कि उन्हें बेबी की शॉपिंग करनी है, कि उन्हें पिंक्स ख़रीदने हैं या ब्लूज़ ख़रीदने हैं, तो उस कंडीशन में तो शायद मैं बता दूं। लेकिन इसके अलावा आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टेलिंग द जेंडर बिफोर गेटिंग डिलीवर्ड। अच्छा डॉक्टर ना, अभी आपने अबॉर्शन की बात की, तो ये इलीगल अबॉर्शन क्या होता है? इलीगल अबॉर्शन यही होता है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि लोग अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मतलब कि उनको अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ होती हैं जिनकी, जो नहीं चाहते, जैसे बेटी है पता चल गया तो उन्हें बेटी नहीं चाहिए, उन्हें बेटा ही चाहिए, तो वो उसके अबॉर्शन की तरफ जाती हैं। मैंने बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज़, इवन डॉक्टर्स में ये चीज़ देखी है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। बट आई थिंक द फैमिली ब्रॉट अप मैटर्स अ लॉट। आप जितना पढ़ लें, पढ़ाई लिखाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड पर्सनली। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरा, अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ में लोग, जैसे अगर कोई अनमैरिड लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, या इवन शादी के बाद कुछ लोगों के इतने बच्चे हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, तो दे वांट टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी, तो इसलिए वो इंड्यूस करवाते हैं। इंड्यूस ये करवाते हैं कि वो कोई ऐसी मेडिसिन्स या कोई ऐसी टैबलेट्स या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए वो अबॉर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, या कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो कि अबॉर्शन करती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स से लिटरली वो बच्चेदानी का मुंह खोल के और अबॉर्ट करवाती हैं। तो दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल, इसलिए इसको इलीगल कहा जाता है। वो सिर्फ उस कंडीशन में करने की इजाज़त होती है हमें, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे माँ की जान को ख़तरा होता है, जहाँ वो प्रेगनेंसी अगर कैरी ऑन करेगी 9 मंथ्स तक तो वो ख़ुद नहीं बच पाएगी, उसकी अपनी जान को ख़तरा है, इस वजह से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। इसके अलावा अदरवाइज़ देयर इज़ नो रीज़न कि हम टर्मिनेट करें प्रेगनेंसी को। सही सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहीं और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बल्कि मैं कहूँगी गुफ्तगू का सिलसिला बड़ा अच्छा था। यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शरीफा यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।